सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चैप्टर पहले बच गया था उसको आगे पढ़ते हैं, लोकोमोशन को, जिसमें अपन ने सूडोपोडियल लोकोमोशन अपन कर चुके हैं। आज हम प्रोटोजोआ के ही दो क्लासेस सीलेटा एंड फ्लैजिलेटा के अंदर क्रमशः सीलिया तथा फ्लैजिला के द्वारा जो गति होती है उसके बारे में बात करेंगे। सीलिया तथा फ्लैजिला एक कोशिकीय प्राणियों में पाई जाने वाली संरचनाएं होती है जो कोशिका के बाहर एक अपवर्धी के रूप में पाई जाती है। सीलिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पैरामीशियम है, जिसकी बाह्य सरफेस के ऊपर बहुत अधिक संख्या में सीलिया पाए जाते हैं जो आकार में छोटे होते हैं और इनका मुख्य कार्य गति से संबंधित होता है। इसी तरीके से फ्लैजिला जो कि यूग्लिना के अंदर संख्या में एक उपस्थित होता है, हालांकि अन्य प्रोटोजोआ उनके अंदर भी फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ये फ्लैजिला सीलिया की तुलना में अधिक बड़े आकार का होता है। इन सीलिया तथा फ्लैजिला की बेसिक जो संरचना है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होता। यदि इनके अनुप्रस्थ काट को देखें तो ये एक गोलाकार जो अनुप्रस्थ काट जो है सीलिया का या फ्लैजिला का जो दिखाया गया है, इन दोनों में ही इनको मूलभूत जो संरचनाएं बनाती है उनको अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। इनके केंद्रीय भाग में एक जोड़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स का पाया जाता है जिसे केंद्रीय तंतु कहते हैं। इन केंद्रीय तंतुओं के बाहर की ओर 9 जोड़े पाए जाते हैं, 9 परिधीय तंतु पाए जाते हैं, वो भी डबल होते हैं। इस तरह इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो 9+2 होता है। मतलब बाह्य भाग के अंदर, परिधीय भाग के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स की जोड़ी उपस्थित है तथा केंद्रीय भाग में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स उपस्थित होती है। कोई भी सीलिया या फ्लैजिला कोशिका द्रव्य में एक आधारीय संरचना के द्वारा गड़ा रहता है जिसे बेसल बॉडी बोलते हैं। ये काइनेटोसोम को बनाती है और सीलिया तथा फ्लैजिला के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आवरण पाया जाता है। इसका आंतरिक भाग जो है वो रूटलेट्स कहलाती है तथा बाह्य भाग है वो स्टॉक कहलाता है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उनका अरेंजमेंट 9+2 की फॉर्म में होता है। सीलिया तथा फ्लैजिला दोनों के अंदर ये विशेष रूप से पाए जाते हैं। अब अगर इनकी गति में क्या संबंध है, तो अगर सबसे पहले अपन सीलिया की गति के बारे में बात करें तो सीलिया संख्या में अधिक होते हैं और इनके अंदर जो गति होती है वो सिंक्रोनस गति है। सिंक्रोनस का मतलब सारे सीलिया एक साथ एक्शन में आएंगे, एक साथ अपने गति का या दोलन, जिसको अपन बोलते हैं दोलन, ऑसिलेटिंग मूवमेंट जो है उसको प्रदर्शित करेंगे, जिससे जो एक कोशिका जो है प्रोटोजोआ का जो जंतु है एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनियमित यानी कि किसी विशेष डायरेक्शन के अंदर गति नहीं करके अनियमित गति करता है। जैसा पैरामीशियम के अंदर आप उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसी तरीके से यदि फ्लैजिला के बारे में बात करें तो फ्लैजिला का जो मूवमेंट है वो एक चाबुक के समान होता है, जिसमें इफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक के रूप में अपन इसको देख सकते हैं। इस तरह से सीलिया तथा फ्लैजिला एक कोशिका के जंतुओं के अंदर एक गति के लिए आवश्यक अंग के रूप में पाए जाते हैं।
प्रोटोजोआ से अगर आगे बढ़े हैं तो अपन जैसे पोरीफेरा के अंदर किसी टाइप की गति नहीं होती है, सिलेंटेटा के अंदर टेंटिकल्स के माध्यम से कुछ एनिमल्स के अंदर गति देखी जा सकती है। अब एनेलिडा के अंदर जो गति पाई जाती है वो हाइड्रोस्टेटिक प्रोपल्सन के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि जो जंतु है वो ट्यूब विद इन ए ट्यूब, यानी कि एक नलिका के अंदर दूसरी नलिका के रूप में जंतु पाए जाते हैं। जंतु का शरीर बेलनाकार होता है और उसके अंदर एक विशेष प्रकार का फ्लूइड जिसे बॉडी फ्लूइड कहते हैं वो भरा रहता है और हाइड्रोस्टेटिक स्क्लेरन बनाता है, जिसकी वजह से ही इनके अंदर गति होती है। एनिलिडा के अंदर ही पोलीकीटा के सदस्य हैं जिनके अंदर गति के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें पैरापोडिया कहते हैं। और ये पैरापोडिया एक पत्ती की समान संरचनाएं होती है, जो कि प्रत्येक सेगमेंट के अंदर, एनिलिडा के प्रत्येक खंड के अंदर एक जोड़ी के रूप में पैरापोडिया पाए जाते हैं। पैरापोडिया की आधारभूत संरचना में देखें तो इसको स्पष्ट रूप से दो सरफेस इसकी देखी जा सकती है। ऊपरी सरफेस जो होती है उसको डोर्सल सरफेस बोलते हैं, निचली सरफेस को वेंट्रल सरफेस बोलते हैं। और ऊपरी जो भाग जो होता है, अगर इसको दो भागों के अंदर इस तरह से डिवाइड करते हैं तो ऊपरी भाग जो होता है वो नोटोपोडियम कहलाता है और निचला भाग जो होता है उसको अपन न्यूरोपोडियम कहते हैं। इसी तरीके से डोर्सल जो सीरस एक विशेष प्रकार की अतिवृत्ति है जो कि नोटोपोडियम के ऊपर पाई जाती है। ये भी एक सेंसरी ऑर्गन की तरह कार्य करती है। और जो न्यूरोपोडियम है उसके अंदर भी एक वेंट्रल साइड के ऊपर सीरस पाया जाता है, इसको अपन वेंट्रल सीरस बोलते हैं। डोर्सल सीरस तथा वेंट्रल सीरस दोनों ही संवेदी अंग की तरह कार्य करते हैं। और इस पैरापोडिया के नोटोपोडियम तथा न्यूरोपोडियम को सपोर्ट करने के लिए, आधार प्रदान करने के लिए इसके बीच में एक रोड लाइक संरचना पाई जाती है, जिसे अपन एसिकुलम कहते हैं। एसिकुलम के इंटीरियर भाग के ऊपर बहुत अधिक संख्या, एक से अधिक संख्या के अंदर सीटी, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सीटी जुड़ी होती है। और एसिकुलम के पश्चिम भाग में, जो कि जंतु के किसी सेगमेंट के अंदर संबंधित होता है, वहाँ पर दो प्रकार की जो मसल्स है वो पाई जाती है, जिन्हें एसिकुलर मसल्स बोलते हैं। तो ये एक बेसिक संरचना है जो कि निरीज के अंदर जो पैरापोडिया पाए जाते हैं और गति के लिए विशेष प्रकार के अंग के रूप में कार्य करते हैं। और इनके ये किसी जलीय माध्यम के अंदर ठीक उसी तरीके से गति में सहायक होते हैं जैसे किसी नाव के चप्पू को जला करके अपन नाव को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरीके से एनिमल अपने इन पैरापोडिया की सहायता से जलीय माध्यम के अंदर नाव के चप्पू के समान इनका उपयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो इनकी पैरापोडिया की जो मोशन के लिए, इनकी गति के लिए इनके अंदर जो एसिकुलर मसल्स पाई जाती है, जिसकी वजह से इनकी गति होती है। इनके जो एंटीरियर भाग, जो एसिकुलम के एंटीरियर भाग है, उसके ऊपर विशेष प्रकार की काइटिन से निर्मित छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अपन सीटी कहते हैं। सीटी के बारे में आप सब जानते हैं कि आर्थ्रोपोडा के एनिलिडा के जो अर्थवर्म है उसके अंदर सीटी पाई जाती है और सीटी काइटिन से निर्मित होती है। सीटी को बनाने वाली जो सेल है उसको अपन फॉर्मेटिव सेल कहते हैं। और प्रत्येक जो सीटी है एक प्रकार के एक सेक के अंदर उपस्थित होती है, जिसे सीटल सेक कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये काइटिन से निर्मित सीटी है और ये जो है ये कोशिका होती है जो कि इस सीटी को बनाती है। इस तरीके से बहुत सारी सीटी जो है बॉडी वाल के अंदर धसी हुई पाई जाती है और पैरापोडिया के अंदर इनकी संख्या एक से अधिक होती है और वहाँ गति में सहायक होती है। अब एनेलिडा के बाद में सिलेबस में अपने एक इकाइनोडर्माटा का एक जंतु है जिसका नाम एस्टीरियाज है, स्टारफिश, जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का जलीय संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसकी सहायता से ये किसी ठोस सतह पर गति करती है। क्योंकि हम जानते हैं कि सभी स्टारफिश और इकाइनोडर्माटा के जंतु मेराइन प्रकार के होते हैं, लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं और किसी ठोस सतह पर गति करने के लिए इनके अंदर एक विशेष प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, जिसे अपन वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसकी जो अगर स्टारफिश को अपन देखें तो इसकी जो सरफेस डोर्सल साइड पे होती है, इसकी ओरल सरफेस, और नीचे वाली जो सरफेस होती है उसे एबोरल सरफेस कहते हैं। एबोरल सरफेस के ऊपर जो
वाटर वेस्कुलर सिस्टम विकसित होता है और इनके अंदर जो टर्मिनल जो एंड होते हैं वो ट्यूब फिट के रूप में पाए जाते हैं और ये ट्यूब फिट एक निर्वात के रूप में निर्वात उत्पन्न करके किसी ठोस सतह के ऊपर चिपक जाते हैं। ये ट्यूब यदि ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये स्टार फिश के अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है। इसमें एक एक बाहर की ओर एक छन्ना पाया जाता है जिससे पानी छानने की अपनी छन्नी होती है, दूध छानने की छन्नी होती है, उस तरीके से एक छन्नी पाई जाती है जिससे अपन मेट्रीपोराइट कहते हैं। और ये मेट्रीपोराइट जो है इस जो पाइपलाइन है इसके अंदर जो जाने वाला जो पानी है उसको छानने का कार्य करता है, क्योंकि यदि ये इस मेट्रीपोराइट में छानने की क्रिया नहीं होगी तो बड़े पार्टिकल्स हैं जो कि इसमें इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और इसको क्या कर सकते हैं, अवरुद्ध कर सकते हैं। तो जिस नलिका के द्वारा या जिस कैनाल के द्वारा ये जो मेट्रीपोराइट जुड़ा होता है उसको अपन स्टोन कैनाल कहते हैं। स्टोन कैनाल एक पंचभुजीय कैनाल के अंदर खुलती है जिसे अपन रेडियल पेंटागोनल कैनाल कहते हैं, ये सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। प्रत्येक इस सेंट्रल कैनाल से इसकी ये जो ट्यूब्स नलिकाएं निकलती हैं इनको अपन रेडियल कैनाल कहते हैं और रेडियल कैनाल से लेटर कैनाल निकलती है और प्रत्येक रेडियल कैनाल के ऊपर एक एक तुम्बे के आकार की एक इस तरह की एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इसे ट्यूब फिट कहते हैं। और जब इसके अंदर मेट्रीपोराइट से वाटर की एंट्री होती है तो सबसे पहले ये स्टोन कैनाल से होते हुए रिंग कैनाल के अंदर आता है, रिंग कैनाल से लेटर कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल में जाता है, रेडियल कैनाल से लेटर कैनाल में जाता है और ट्यूब फिट के अंदर जाके भर जाता है। ट्यूब फिट के अंदर भरने से क्या होगा, ये टर्जिट हो जाते हैं और किसी ठोस सतह के ऊपर निर्वात के कारण चिपक जाते हैं। ये ट्यूब फिट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो भाग स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। ऊपरी भाग जो होता है उसको अपन एम्प्यूला कहते हैं, दिस इज द एम्प्यूला बोलते हैं, और निचला जो भाग होता है इसको अपन पोडियम कहते हैं। और इनके अंदर भी लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है जो इनको इनकी साइज में घटा बढ़ा सकती है और इसको संकुचन और विरलन की स्थिति में ला सकती है जिससे ये किसी ठोस सतह पर चिपकने में सक्षम हो जाते हैं। ये संरचना ठीक उसी प्रकार की है जैसे एक उसको किसी हॉर्न को बजाने के लिए उसके पीछे एक ये प्लास्टिक का कुंदा जो लगा होता है उसी तरीके से है। और इसकी जो ऊपर जो गोलाकार जो भाग है उसको एम्प्यूला कहते हैं। जब एम्प्यूला को दबाते हैं तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होता है और इसके अंदर पानी की एंट्री होती है। इस तरीके से यह किसी ठोस सतह के ऊपर चिपक जाता है। तो ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है पेंटासिरोसिया एस्टीरियास के अंदर पाया जाने वाला विशेष प्रकार का वाटर वेस्कुलर सिस्टम है जिसके अंदर वह ठोस सतह के ऊपर इन ट्यूब फिट की सहायता से गति करता है। तो ये अपना जो कंप्लीट होता है चैप्टर फर्स्ट जिसके अंदर लोकोमोशन से रिलेटेड थी, इसके अंदर अपन ने सूडोपोडिया, सीलिया फ्लैजिला और पैरापोडिया और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इसके बारे में बात की थी। थैंक यू। अगले चैप्टर अपन बहुत जल्दी लेकर के आएंगे।